नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज आपको दिखाएंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। साथ ही बात करेंगे सनातन के सम्मान पर। सीएम योगी ने कहा कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, तभी देश समृद्ध और शक्तिशाली रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार के शासन में कानून व्यवस्था सबसे खराब थी। योगी सरकार में हर गुंडा माफिया का खात्मा हुआ। साथ ही बात करेंगे बीएसपी ने 9 अक्टूबर को कांशीराम की जयंती पर 2 लाख कार्यकर्ता जुटाने का दावा किया है और नेपाल में सियासी बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के सीमावर्ती जिलों में चौकसी तेज कर दी है। इसी पर भी बातचीत होगी, तो अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त कर दिया है। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और एनडीए लगभग 2/3 से बहुमत हासिल कर चुकी है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रही। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवारों ने आसानी से हासिल कर लिया। इस चुनाव में कुल 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था। आज हुए चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले। इनमें से 15 वोट अमान्य रहे और विपक्षी दलों से मिले 14 वोट एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 15 वोट अमान्य हो गए और 14 वोट विपक्षी दलों से एनडीए को मिलने से विपक्ष को घाटा हो गया। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जुलाई में हुए स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे देने के बाद किया गया है। विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा ताकि मतदान प्रक्रिया में संदेश जाए, लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति के तहत क्रॉस वोटिंग के जरिए विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाई और सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल कर लिए। अगली खबर आपको बताएं कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक बार फिर से अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। मौलाना का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अराजकता का माहौल था। मौलाना बरेलवी ने कहा कि महिलाएं शाम को 7 बजे अकेले रोड पर नहीं चल सकती थी, लेकिन योगी सरकार में महिलाएं रात में भी बेखौफ निकल सकती हैं। यूपी में अब गुंडे माफिया का नहीं, कानून का राज है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश यादव अक्सर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में अराजकता का माहौल था। महिलाएं शाम को 7 बजे अकेले रोड पर नहीं चल सकती थीं, लेकिन योगी सरकार में महिलाएं रात में भी बेखौफ निकल सकती हैं। असल गुंडागर्दी तो सपा सरकार में थी, योगी हुकूमत में गुंडागर्दी नहीं है। सपा के दौर में गरीब लोगों की जमीन पर औने पौने पैसे देकर के कब्जा कर लिया जाता था और करोड़ों के भाव बेचा जाता था। यह हाल था। और शाम को 7 बजे कोई महिला रोड पर अकेले नहीं जा सकती थी। और आज का हाल यह है कि रात में 1 बजे अकेले महिला घूम सकती है। आज के वक्त में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुंडागर्दी योगी हुकूमत को कतन बर्दाश्त नहीं है। मौलाना का कहना है कि अखिलेश यादव पिछले 8 साल से कानून व्यवस्था का रोना रो रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की कहानी नहीं बताते, जब गुंडे माफिया को सरकार का संरक्षण था। आज की मौजूदा योगी हुकूमत निष्पक्ष काम कर रही है, बगैर भेदभाव के काम कर रही है। न कहीं गुंडागर्दी है, न अराजकता है, न कहीं गरीबों को सताया जा रहा है, न कहीं गरीबों पर जुल्म और अत्याचार है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरीन है।
हर जिले में, हर शहर में पुलिस व्यवस्था बेहतरीन चाको चौबंद है। 8 साल से जो रट लगाए हुए अखिलेश यादव, अब वो अपना आईना देखें। मौलाना बरेलवी का कहना है कि योगी राज में अब किसी त्योहार पर धार्मिक झगड़े नहीं होते। आज के दौर में कानून सबके लिए बराबर है। 8 साल में किसी शहर में कर्फ्यू लगने की नौबत नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में भारतीय सर्वश्रेष्ठ हैं। विदेशी आक्रांताओं ने भी भले ही भारत को लूटा, लेकिन भारतीय संस्कृति और विरासत शुरू से समृद्ध रही है। देखिए। सीएम योगी ने एक बार फिर सनातन और विरासत को लेकर बड़ा बयान दिया। बस्ती में स्कूल का भूमि पूजन करने पहुंचे सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा। विदेशी ताकतों ने भारत और दूसरे देशों को लूटकर अपनी समृद्धि बढ़ाई, लेकिन भारत की विरासत पहले से ही समृद्धशाली रही है। जो विदेशियों ने अर्जित किया है वह अस्थायी नहीं, वह भारत को लूट करके, दुनिया को लूट करके उन्होंने अर्जित किया है। भारत ने अपने पुरुषार्थ से अपनी समृद्धि को अपनाया था। सीएम योगी ने कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। देखिए, विरासत का सम्मान क्या, हमें अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 को जानबूझकर लागू किया, जिससे वहां अलग कानून का पालन होता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे हटाकर कश्मीर को देश के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधियों और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में जाति को धर्म, धर्म को धर्म से लड़ाने की कोशिश हो रही है। इससे हमें बचना होगा। इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छी शिक्षा के लिए होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांशीराम की पुण्यतिथि के बहाने बीएसपी अपने वोटर्स को संदेश देने की तैयारी कर रही है। 2 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का दावा करने वाली बीएसपी अब 9 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को 2027 की तैयारी के तौर पर ले रही है। लखनऊ में होने वाले महासम्मेलन के जरिए बीएसपी 2027 के चुनावों के लिए तैयारी शुरू करने जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीएसपी कांशीराम की पुण्यतिथि जिले और मंडल स्तर पर मनाती रही है, लेकिन इस बार बीएसपी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। इस आयोजन के जरिए बीएसपी का टारगेट करीब 2 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाना है। बीएसपी पूरी तरह 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। नए दौर में जिस तरीके से आकाश आनंद को वापस ले आई है मायावती, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, कांशीराम जी की नीतियों को लेकर क्या फिर से मायावती जी पार्टी का आग्रह दिखाएंगी और ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि पार्टी कांशीराम जी की नीतियों के साथ ही उतनी मुस्तैदी से जुड़ी है जितनी कांशीराम जी के जमाने से। तो निश्चित तौर पे बीएसपी को फायदा हो सकता है।
वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांशीराम के नाम पर भले ही कार्यक्रम हो, लेकिन महापुरुषों के नाम पर वोट की राजनीति ना हो। जो बड़े विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, जिन्होंने समाज को आगे ले जाने में, बराबरी लाने में, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित को हक दिलाने के लिए काम किया, उनका सम्मान होना चाहिए। हम भी स्वर्गीय काशीराम जी का सम्मान करते हैं और अन्य महापुरुषों का भी सम्मान करते हैं जो इस धारा से जुड़े हैं, जो समाज को आगे ले जाना चाहते थे। और जो और भी लोग उनका पुण्यतिथि मनाना चाहें, सबका स्वागत है, सबको मनानी चाहिए। एसपी-पीडीए का नारा देकर लगातार ये मैसेज दे रही है कि पिछड़ों और दलित की भी वो सबसे बड़ी हितैषी है। वहीं बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से भी सियासी टक्कर मिल रही है। ऐसे में बीएसपी के लिए अपने पुराने जनाधार को फिर से हासिल करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। मायावती ने इस बात को तय किया है कि आगामी 9 अक्टूबर को वो उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस भीड़ के जरिए से बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने वोटर्स को न सिर्फ सियासी संदेश देना चाहेगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें कई सारे पुराने नेताओं को भी मंच पर देखा जाएगा, जिनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। नेपाल में बवाल की तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर राष्ट्रपति के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। संसद भवन पर हंगामा और आगजनी की गई। कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया। जेल से कैदी भाग निकले तो पुलिस थाने से हथियार भी लूटने की तस्वीरें सामने आई। ऐसी कुछ तस्वीरें आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। हिंसा और बेकाबू हालात के बीच नेपाल में व्यवस्था चरमराती दिख रही है। काठमांडू के पास सोरकुट्टे इलाके में जेल से कैदियों के भागने की खबर है। बताया जा रहा है कि जेल से बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। भारत के पड़ोस में नेपाल जल रहा है। जेनजेड प्रदर्शन बता रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन नेपाल सरकार के लिए घातक साबित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी और सरकार भी नहीं बची। अब ये तस्वीरें देखिए। काठमांडू में आंदोलनकारी कोटेश्वर पुलिस चौकी से पुलिस की बंदूक लूट कर ले गए। प्रदर्शनकारी खुलेआम आगजनी कर रहे हैं और गुस्से का आलम ऐसा है कि सांसद, नेता, मंत्रियों को जान बचाकर भागना पड़ा। नेपाल की सेना ने मंत्रियों और वीवीआईपी को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए। 3 हेलीकॉप्टर मंत्रियों के लिए लगाए गए और कुछ वीवीआईपी इनके जरिए सुरक्षित जगहों पर रवाना हो गए। लेकिन नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में सब कुछ जल रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर बवाल नहीं है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, सेना भी हालात को काबू करने में नाकाम रही। प्रदर्शनकारी उस जगह तक पहुंच गए जो सबसे सुरक्षित जगह थी। हम बात कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री आवास की। यहां भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई और लोगों ने पीएम केपी शर्मा ओली के आवास में आगजनी की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक के घर भी पथराव और आगजनी की। गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी युवाओं का गुस्सा नहीं थमा और उनके आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए और आगजनी की गई। जाहिर है नेपाल में हालात बेकाबू हैं। सेना को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और पीएम मोदी को भी जान बचाना मुश्किल हो गया है और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद भड़की हिंसा का सीधा असर भारत की सीमावर्ती राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। नेपाल की अस्थिरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर लंबी सीमा से सटे 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पर आवागमन को सीमित कर दिया गया है और पुलिस, सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
प्रदर्शन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। यूपी के 7 और उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं। सभी 10 जिलों में कड़ी निगरानी की जा रही है। महराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। महराजगंज नेपाल सीमा से सटे भैरवा एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते एयरपोर्ट पर आग की लपटें और धुआं दिखाई देने लगा। नेपाल में फैली हिंसा भारतीय बॉर्डर से सटे नेपाली शहरों में भी आग की तरफ फैल चुकी है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से जुड़े केलाली जिले के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउवा के मकान को जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव और तोड़फोड़ किया और उसके बाद शेर बहादुर देउवा के मकान में आगजनी की। बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बवाल के बाद पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। इस समय लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर गौरी फंटा पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेपाल का हिस्सा है, इसके पार नेपाल का हिस्सा है। नेपाल में 2 दिन से चल रहे जन प्रदर्शन को देखकर नेपाल का जो हिस्सा है उसमें लगातार आंदोलनकारी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर अभी जो नेपाल का धनगढ़ी शहर है, धनगढ़ी शहर में जो 6 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउवा, उनके मकान पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। नेपाल में जारी बवाल के बाद भारतीय नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। महराजगंज में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। महराजगंज से सटे सोनौली बॉर्डर पर आने जाने वालों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो महराजगंज जनपद के जो भारत नेपाल की सोनौली सीमा है वहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और नेपाल की जो स्थिति है उसको लेकर बेहद चौकन्ने हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेपाल राष्ट्र है और यहाँ पर अभी निषेधाज्ञा लागू है और यहाँ से कर्फ्यू हटा लिया गया है, निषेधाज्ञा लागू है। नेपाल में जारी बवाल के बीच भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। बॉर्डर पर लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। ककरहवा बॉर्डर से सटे नेपाल क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध है। सीमा पर सिर्फ दोनों तरफ के स्थानीय लोगों को ही सीमा पार कर आने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पहाड़ों पर जहां मानसूनी दहशत है तो वहीं मैदानों का हाल भी बुरा है। यूपी के कई जिले हैं जहां पर नदियां उफान मार रही हैं, जिससे गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश ने पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार 4 महीने में एक ही पैरामीटर पर बारिश हो रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सितंबर का महीना है लेकिन मानसून की तबाही जारी है। बलिया में बारिश के बाद मकान गिरने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद जिले में अब तक 68 मकान गिर चुके हैं। नौरंगा गांव में देर रात 7 मकान गिरे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से करीब 30 गांव पूरी तरह से पानी में घिर चुके हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी ने जमकर कहर बरपाया। नदियों ने कटान तेज कर दिया। यहाँ निघासन तहसील में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। अब तक शारदा नदी 54 घरों को अपनी आगोश में ले चुकी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने बाजी मारी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में यूपी के 3 शहरों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। आगरा, कानपुर, प्रयागराज टॉप 10 में शामिल है, तो वहीं
3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर की सर्वे लिस्ट में भी मुरादाबाद, झांसी, फिरोजाबाद, गोरखपुर और बरेली भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में यूपी का रायबरेली वायु गुणवत्ता के मामले में टॉप 10 में शामिल रहा।